स्टूडेंट्स, यूर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पूरा किया, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किया। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के आवर्ती गुण। आप देखेंगे कि जो तत्व होते हैं उनकी जो गुण होते हैं वो एक निश्चित इंटरवल के बाद वापस रिपीट होते हैं। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, प्रॉपर्टीज विच रीअपियर आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद जो गुण वापस से दिखाई देते हैं उसको अपन कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि आवर्ती गुण कहते हैं। अभी इसका रिकरेंस का कारण क्या है? इसका जो रीजन अगर हम देखें, रीजन फॉर द रीअपियरेंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द सेम type of valential electronic configuration, same type of valential electronic configuration, है ना। इसका कारण क्या है कि जो एलिमेंट्स जो कि सेम प्रॉपर्टी दर्शाते हैं उनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है। जैसे अगर आप लिथियम लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी पोटेशियम से मिलोगी। क्यों? बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम वैलेंशियल कन्फिगरेशन S1। इसी तरह से बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मेल करती है। क्यों? बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना। तो आप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि एक निश्चित अंतराल के बाद में हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो वापस रीअपियर होती है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और इसका कारण है द सेम टाइप ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंशियल संयोजकता कश विन्यास होता है वो बिल्कुल समान होता है और इसीलिए वो प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होती है। अब इस चैप्टर में जो मेन अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो है आपकी एक तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत ऋणता। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन एनर्जी, राइट। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, है ना। आपके जो सिलेबस में मेंशन है मैं वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 4 प्रॉपर्टीज आपकी मेनली है, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑल्सो। एटॉमिक के साथ साथ अपन आयनिक रेडियाई के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये 4 मेन प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों के सिलेबस में जो मेंशन्ड है पॉइंट, वो पॉइंट क्या है देखिए आप। नंबर 1 हम इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। नंबर 2 हम उसमें पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि किस तरह से चेंज आता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे क्या परिवर्तन आता है और एक आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। उसके बाद में हम थर्ड लेंगे इट्स डिटर्मिनेशन, यानी कि उसकी हम गणना करेंगे कि वो प्रॉपर्टी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट में हम उसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, यानी उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे इन द प्रिडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि हम किस तरह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझाएं, उसके लिए हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस में मेंशन है दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या। सबसे पहले हम इसको लेते हैं डिटेल में, ओके। तो आप हेडिंग डालिएगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, है ना, यानी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या, ओके। तो सबसे पहले उसमें भी हमें शुरुआत कर रही हूं एटॉमिक रेडियस के बारे में, ओके। एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या, ओके। तो हम परमाणुीय त्रिज्या को किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको देखिएगा कि सपोज ये कोई एटम है ना, ये कोई एटम है, तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस से लेके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणुीय त्रिज्या इन एन आइसोलेटेड एटम। देखो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम। एक जो बिल्कुल विलगित परमाणु है उसमें न्यूक्लियस से
बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है उसको हम कहते हैं परमाणुीय त्रिज्या, राइट। लेकिन परमाणुीय त्रिज्या ज्ञात करने में हमारे साथ परेशानी क्या क्या है देखिएगा। नंबर 1 जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट, इट इज नॉट पॉसिबल, या कह दो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम, है ना। किसी एटम को, परमाणु को अलग करना संभव नहीं है, राइट। एंड नंबर 2, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट आउटर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन एटम में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन उसकी एग्जैक्ट लिमिट क्या है उसको ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है। और यही रीजन है कि एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने में हमें 2 प्रॉब्लम आती है कि हम किसी एक एटम को पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, पहली बात। और जो दूसरी बात है वो हमारे लिए यह है कि कहां तक इलेक्ट्रॉन है उस लिमिट को ज्ञात करना एकदम से संभव नहीं हो पाता। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस को आप मेनली 4 तरह की रेडियस में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 है आपकी कोवेलेंट रेडियस, नोट करते जाइएगा, कोवेलेंट रेडियस। ओके, नंबर 2 हो गया आपका आयनिक रेडियस, यानी कि आयनिक त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस मतलब सहसंयोजक त्रिज्या। नंबर 3 हो गया आपका वॉन डर वाल्स रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस यानी वॉन डर वाल्स त्रिज्या। एंड नंबर 4 इज मेटालिक रेडियस, यानी कि धात्विक त्रिज्या। ओके, तो हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोवेलेंट रेडियस, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या। ओके, सो द कोवेलेंट रेडियस को अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस को जानने के लिए हमने कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे मैंने सपोज ये ले लिया आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या लिया है? क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिएगा आप ध्यान से, ये आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया ना भाई। ये क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। तो देखो मैं कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेडिंग हुई है, इसलिए इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोवेलेंट रेडियस इज द 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ मॉलिक्यूल। क्या? ये आपका हो गई कोवेलेंट रेडियस। ध्यान से सुनिएगा वर्ड को, ये आपकी सहसंयोजक त्रिज्या हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये सपोज मैंने कह दी डी, Cl के बीच की दूरी है ना, तो इसका जो आधा है वो आपका होगा कोवेलेंट रेडियस, है ना। तो कोवेलेंट रेडियस, क्लोरीन की जो रेडियस है वो हो गई DCl, Cl की जो दूरी है उसकी को 2 से डिवाइड कर दें तो वी विल गेटिंग द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर सहसंयोजक त्रिज्या को हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो दूरी है, ये दूरी आपको पता है ये क्या कहलाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगी, अंतरानाभिक दूरी है। इस अंतरानाभिक दूरी का अगर हम आधा कर दें तो हमें मिलती है कोवेलेंट रेडियस। गॉट इट। तो जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? होमो मतलब सेम और डायटोमिक है, तो इनकी आपको पता है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है। तो पहले हम ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं और इस दूरी का अपन आधा कर दें तो वो हो गई इसकी कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। क्लियर है बोलो? तो इस तरह से हम इसकी कोवेलेंट रेडियस डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस ज्ञात करनी है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस हम डायरेक्टली नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो हम इसको ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से। किससे ज्ञात करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ये डिस्टेंस है इसका हम आधा करते हैं, तो इससे हमें ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है। गॉट इट। और इसके अलावा हम अदर मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे सपोज कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, है ना, इसमें अगर मुझे ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्बन और जो क्लोरीन है इससे हम इसको आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो कार्बन है उसकी जो कोवेलेंट रेडियाई है वो हम लेते हैं डायमंड्स में से। किस में से लेते हैं? डायमंड में से लेते हैं, और वो होती है आपकी 0.77 एंगस्ट्रॉम, है ना। और आपकी जो क्लोरीन है उसकी कोवेलेंट रेडियस होती है इसके अंदर आपकी है ये 0.99 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको सम अप करोगे तो दिस विल गिव यू
द टोटल डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन बॉन्ड एंड दैट इज 1.76 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बोलो? तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो आई होप कि एटॉमिक रेडियस हमने शुरू किया था, फिर से रिपीट कर रही हूं। एटॉमिक रेडियाई में हमने लिया कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल्स रेडियस। सबसे पहले हमने कोवेलेंट रेडियस लिया। तो होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो जिनमें समान दो परमाणु होते हैं, उसमें अंतरनाभिक दूरी का अगर हम आधा कर दें तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिलती है। ओके, तो अगर हम ये जैसे सपोज क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो इस दूरी का अगर हम आधा कर देंगे तो हमें इसकी क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगी। ओके, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन की रेडियाई ज्ञात करनी है तो हम उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड है और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे CCl बॉन्ड अगर हमें ज्ञात करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, डायमंड में से कार्बन की जो आपकी रेडियाई है वो हम ज्ञात कर लेते हैं, दैट इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन जो क्लोरीन है उसकी रेडियस हो गई आपकी 0.99 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको समअप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, दैट इज 1.76। आपको पता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको अपन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं ना बच्चों? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बंध बन रहा है, बंध की लंबाई भी है। क्लियर है बोलो? तो बंध लंबाई का आधा इसमें क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियाई हो गया। ओके, नाउ वी कम टू द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक रेडियस किस तरह से परिवर्तित होती है इसको हमें देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगी, डेफिनेशन के बाद में मैं आपको ट्रेंड्स बताऊंगी, फिर मैं इसके कैलकुलेशन यानी डिटर्मिनेशन का तरीका बताऊंगी एंड लास्टली मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बताऊंगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने डेफिनेशन कंप्लीट किया है, सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में क्या उसका आवर्तिता होती है, किस तरह से वो कम होती है या ज्यादा होती है। ओके, तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट लेंगे बच्चों, आप भी ध्यान से नोट करना और ध्यान से लिखना। नंबर 1 पॉइंट, इन अ ग्रुप, एक वर्ग में। ओके, वी ऑल नो दैट इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम देन साइज इंक्रीजेस। ध्यान से पता है, तो आकार में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि जो शेल होती है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे हम लिथियम से सोडियम पे आएंगे, सोडियम से पोटेशियम आएंगे, तो आपको पता है एक एक शेल बढ़ता जाएगा। और यही रीजन है कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि शेल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सब लोगों ने? क्या लिखा कि इन अ ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द डाउन देन the size increases because the number of shell increases. Okay, now second point, in a period यानी एक वर्ग में, है ना? अब एक वर्ग में क्या होगा, what will happen when we move in a period, जब हम किसी वर्ग में इस तरह से मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर द नंबर ऑफ जेड इंक्रीजेस, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, राइट, बट द शेल रिमेन सेम नंबर ऑफ शेप, है ना? शेल की जो संख्या होती है समान होती है, बट द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। ओके, और जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और इसीलिए इस साइड में हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। ओके, साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। गॉट इट? सही है ना बच्चों? क्योंकि यहाँ पे शेल समान है लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए क्योंकि प्रोटोन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण भी बढ़ गया और इसी वजह से साइज में क्या हो गई, कमी हो गई। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। अगर हम इस तरह से देखें तो आप इसमें ये चीज नोट करेंगे कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, मैं कलर बदल लेती हूं ताकि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो। तो ट्रांजिशन मेटल्स में आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स इस तरह से मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, इन पीरियड। तो डेफिनेटली वी नो द साइड डिक्रीजेस, है ना, लेकिन साइड में इतनी ज्यादा कमी नहीं आती, दे आर ऑफ नियरली सेम साइज। साइज डेफिनेटली डिक्रीजेस
in transition metals also, but the size is nearly same size, है ना। साइज में जितनी कमी होनी चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेड होती है, उतनी कमी नहीं होती। ये पॉइंट आप नोट करना। गॉट इट। ग्रुप में साइज बढ़ रहा है क्योंकि शेल की संख्या बढ़ रही है। नंबर 2 पॉइंट, पीरियड में साइज कम हो रहा है क्योंकि शेल की संख्या कम है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से आकर्षण बढ़ रहा है। नंबर 3 पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स में भी साइज में कमी आ रही है क्योंकि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पीरियड, बट जो जितना डिक्रीज होना चाहिए एक्सपेक्टेड उतना डिक्रीज नहीं होता, और इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो नियरली सेम साइज की होती हैं। उनका सबका आकार लगभग समान ही होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ओके, तो अब आप इसमें जो आप नोट करोगे वो कारण आप ध्यान से सुनिएगा कि हम ये देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये क्या है? वैलेंस शेल है। क्या है? वैलेंस शेल, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, और आपको मालूम है कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम किस में भरते हैं? बताइए बच्चों। वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, है या नहीं है? डी इलेक्ट्रॉन्स हम किस में भरते हैं? n-1 डी शेल में भरते हैं। वैलेंस शेल में तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। क्लियर है बोलो बच्चों? तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि जब हम देखो कि ये न्यूक्लियस है ना, और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो जितना न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा उतना ही आकार छोटा होगा ना बच्चों। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं जाकर उसके अंदर वाली शेल में जा रहा है। कौन सी वाली शेल में जा रहा है? n-1 शेल में जा रहा है। ओके, और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ रहा है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखो इस न्यूक्लियस और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आप समझिए, जब दो के बीच में कोई एक चीज आ जाएगी तो क्या होगा, वो उसको इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है बोलो? और जब अट्रैक्शन में कमी होगी तो ये थोड़ा सा दूर हो गया, है ना। तो साइज में जितनी डिक्रीज आना चाहिए उतना डिक्रीज नहीं आता। बात समझ में आई? तो हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर 1 पॉइंट क्या होता है? जेड इंक्रीजेस। क्या हो रहा है बच्चों? जेड बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, विच ट्राइज टू डिक्रीज द साइज। समझ में आ रहा है? जो साइज में कमी करना चाह रहा है। बट दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन n-1 डी शेल, अंदर वाले शेल में जा रहा है, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो आकर्षण है न्यूक्लियस का उसको कम कर देते हैं। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण को कम करता है, और जब बाहरी इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम होगा तो ये क्या करते हैं, साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो व्हाट विल हैपन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं, है ना, एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। और यही कारण है कि साइज में जितनी कमी आनी चाहिए उतनी कमी ट्रांजिशन मेटल्स के केस में नहीं आती। गॉट इट। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए बच्चों। टेंस इन पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए कि ग्रुप में क्या हो रहा है, वर्ग में क्या हो रहा है, और वर्ग में जो ट्रांजिशन मेटल्स आ रही हैं उनके साथ क्या हो रहा है, राइट। नाउ वी कम टू द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, है ना। जब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तरफ जाते हैं तो देखिएगा वहां पर क्या हो रहा है। When we move to the length, 4th पॉइंट ले रही हूं बच्चों, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। जब हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में जाते हैं तो आप देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में साइज में लगातार कमी होती है। दिस इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं हम, है ना। लेंथेनाइड संकुचन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसका कारण देखो, आप ध्यान से सुनिएगा अगेन। मैंने अभी तो आपको बोला कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे डेफिनेटली साइज में डिक्रीज आती है ना। क्यों? अब इसमें भी क्या होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के केस में आप देखोगे कि अगर हम ये देखिए न्यूक्लियस है, ये मैंने 2 शेल ले लिए, ये 3 शेल ले लिए, है ना। तो आप ये क्या कहोगे, ये n वैलेंस शेल है, ये n-1 इसके अंदर वाला शेल है, और ये n-2
शेल है। ओके, आपको पता है इन केस ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स n-2 शेल में हम f इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। गॉट इट? अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, n-2f में जा रहा है। देखिएगा किस में जा रहा है, n-2f शेल में जा रहा है। और क्योंकि वो अंदर की तरफ शेल है इसलिए वो उसको इतना अच्छे से परिरक्षित नहीं कर सकती, है ना भाई। अगर ये n-1 होता तो परिरक्षण थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, है ना, लेकिन क्योंकि n-2 में जा रहा है तो जितना परिरक्षण n-1 का होता है उतना परिरक्षण n-2 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अंदर की तरफ शेल है। और यही कारण है कि हम क्या देखेंगे कि ये जो है आपका n-2 शेल, ये न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होता है उसके अट्रैक्शन को बढ़ा देता है ना। मतलब कुल मिला के उतना अच्छे जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको कम नहीं कर पाता, उसको इतना अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता जितना कि n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं। क्लियर है बोलो? और जैसे जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन n-2 में आएगा, राइट, तो वो क्योंकि उसको अच्छे से स्क्रीन नहीं कर रहा है, उसका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लगातार बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसको अपनी ओर खींचता जाएगा। और जैसे जैसे ये अट्रैक्शन बढ़ेगा व्हाट विल हैपन, साइज में लगातार कमी होगी। ओके, और साइज डिक्रीजेस इन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज, और ये इसे हम कहते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। राइट बच्चों, तो देखो मैंने आपको पीरियड के बारे में बताया, आपको मैंने ग्रुप के बारे में बताया, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में मैंने कहा साइज इज नियरली सेम, एंड इन केस ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज which is known as lanthanide and actinide contraction. Okay, and lastly what we note in case of the noble gases, note करना बच्चों ये लास्ट पॉइंट नोबल गैसेस का, है ना। अगर हम नोबल गैसेस में ये ट्रेंड देखें कि क्या परिवर्तन हो रहा है कोवलेंट और रेडियाई में, तो आप ये नोट करेंगे कि जो नोबल गैसेस होती है उनकी रेडियस बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से नोट करना, जो कोवलेंट नोबल जो गैसेस होती है उनकी जो रेडियस होती है वो काफी ज्यादा होती है। और इसका कारण ये है कि जो नोबल गैसेस हैं दे आर हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल, उनका जो वैलेंस शेल होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। और यही कारण है कि वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते बल्कि दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस, है ना। और क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैसेस होती है और इनके केस में हम कोवलेंट रेडियाई नहीं निकाल करके हम निकालते हैं वॉन्डर वॉल्स रेडियाई। क्या निकालते हैं? वॉन्डर वॉल्स रेडियाई। और वॉन्डर वॉल्स रेडियस जो होती है वो हमेशा कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। और यही कारण है कि जो नॉर्मल ट्रेंड होता है व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो साइज में कमी आती है वो कमी नोबल गैस में नहीं आती है, बल्कि नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैसेस होती है, दे आर हैविंग फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, और उनकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? वॉन डर वाल्स रेडियस होती है। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? तो कोवलेंट रेडियस को डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो है हमारे पास में मेथड, हेडिंग डाल देते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस। नेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस, है ना। तो कोवलेंट रेडियस को जो डिटरमाइन करने का तरीका है हमारे पास में वो होता है या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ओके, या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ये सारे मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका एलिमेंटल क्रिस्टल होता है, एलिमेंटल क्रिस्टल जो होता है आपका, यानी जो जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम या तो एक्सरे डालते हैं या न्यूट्रॉन डालते हैं या इलेक्ट्रॉन डालते हैं। और जो लाइट डिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्टेड लाइट, उसका हम स्टडी करके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को पता करते हैं। क्या पता करते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का पता करते हैं। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब हमें पता चल जाती है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं बताइएगा? हम उससे वो निकाल लेते हैं कोवलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि कोवलेंट रेडियाई इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके बच्चों, नाउ
व्हाट इज द मेटेलिक रेडियस। अब आप ये बताइए कि मेटेलिक रेडियस क्या होती है ना। तो मेटेलिक रेडियस, आप जैसे नाम से पता चल रहा है कि मेटेलिक क्रिस्टल्स में जो मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा है। जैसे सपोज ये कोई मेटेलिक क्रिस्टल है, हम क्या पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक रेडियस। ओके, तो मेटेलिक रेडियस आपको पता है कि डिफरेंट मेटल्स आयन प्रेजेंट हैं क्रिस्टल के अंदर इस तरह से, है ना। तो जो मेटल आयन आपकी प्रेजेंट होती है ये आपको पता है कि सारी पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये मेटल्स है ना। तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो आधा है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, देखो बच्चों हो गया ना, इसका जो आधा है ये आपकी कहलाएगी मेटेलिक रेडियस, है ना। हो गया ना बच्चों, दो मेटल आयन है उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा है, ये वाली जो दूरी है ये वाली, दिस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस, है ना। तो यह मेटल्स के केस में निकालते हैं। एंड थर्ड वन इज द वॉन डर वाल्स रेडियस। तीसरी आपकी कौन सी हो गई, वॉन डर वाल्स त्रिज्या। तो देखो आप ध्यान से समझना, वॉन डर वाल्स जो रेडियाई होती है वो हम अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच निकालते हैं, वॉन डर वाल्स रेडियस, है ना। कैसे डिटरमाइन करते हैं देखना, जैसे देखना ये एक क्लोरीन का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया, ये क्लोरीन है ये दूसरी क्लोरीन है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ये दूसरी क्लोरीन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। तो अब देखना इनकी जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये देखो बच्चों ये जो है ना डिस्टेंस ये वाला, इसका जो आधा होता है दिस इज नोन एज वॉन डर वाल्स रेडियस। बच्चों आप इसको समझ पा रहे हो या नहीं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, बोलू मैं, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ नाइबरिंग एटम, यानी पड़ोसी एटम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ नाइबरिंग एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के जो पास पास वाले एटम है उनके बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा कहलाता है वॉन डर वाल्स रेडियस। देखो आप इसको कोवेलेंट रेडियस से कंफ्यूज मत होना, कोवेलेंट रेडियस को मैंने क्या बताया था, कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपकी कोवेलेंट रेडियस है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये आपकी सहसंयोजक त्रिज्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना। और वॉन डर वाल्स रेडियस क्या हो गया कि हर मॉलिक्यूल हर एटम आपस में वीक वॉन डर वाल्स बंध से जुड़े रहते हैं, है ना। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनके जो पास पास वाले एटम है उनके बीच की जो दूरी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका आधा, है ना। इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधे को हमने कहा है वॉन डर वाल्स रेडियस, है ना बच्चों। तो इस वीडियो में अपन यही तक ही पढ़ पाएंगे, अगले वीडियो में मैं इसी रेडियस को आगे कंटिन्यू करूंगी, है ना। तो यहाँ पर एक बार आप समअप कर लीजिए पॉइंट्स को, सबको पॉइंट्स हमने क्या समअप किया, हमने एटॉमिक रेडियाई शुरू किया, उसमें हमने कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वॉन डर वाल्स रेडियस ले लिया, और आयनिक रेडियस हम अलग अगले वीडियो में लेंगे। जो डिफरेंस है वो ये देखिएगा, कोवेलेंट रेडियस जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा को हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, राइट। जबकि जो वॉन डर वाल्स रेडियस होती है वो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एडजेसेंट एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कहलाता है, राइट। समझ में आया आपको मेरी बात। और जो मेटेलिक रेडियस होगी वो डेफिनेटली मेटल्स में पाई जाएगी, एंड सिंस मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो हम कहेंगे कि जो मेटेलिक क्रिस्टल है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा है वो मेटेलिक रेडियस है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, तो आप देखो ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा रेडियस होगी आपकी, सबसे कम, अपन पहले तीनों लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया जैसे कोवेलेंट रेडियस, है ना, फिर हमने लिख लिया मेटेलिक रेडियस, है ना, यानी धात्विक त्रिज्या, और फिर हमने लिख लिया वॉन डर वाल्स रेडियस, है ना। तो आपको पता है कि वॉन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगी, सबसे वीक अट्रैक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा वॉन डर वाल्स रेडियाई होगी, उसके बाद में होगी मेटेलिक, और सबसे कम होगी आपकी कोवेलेंट रेडियस। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा वॉन डर वाल्स, फिर बीच में आ गई मेटेलिक, और जो सबसे कम होगी वो होगी आपकी कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो ये इस तरह से ट्रेंड है।
जो मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको आयनिक रेडियस के बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों।